हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, आउटरीच एज IIM अहमदाबाद टू रेज आइकॉनिक डॉर्मेट्रीज डिजाइन बाय लुइस खान। तो जो IIM अहमदाबाद की डॉर्मेट्रीज हैं वो अमेरिका के आर्किटेक्ट हैं, लेजेंडरी आर्किटेक्ट लुइस खान, उन्होंने बनवाई थी, जिसको हेरिटेज कैंपस में भी गिना जाता है। तो बेसिकली अब उसको ऐसे बोला जा रहा है कि न्यू हॉस्टल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इस ओल्ड डॉर्मेट्रीज को हटा के न्यू हॉस्टल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि ज़्यादा बच्चे को अकोमोडेट करे। तो वहाँ के बच्चे इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत हेरिटेज कैंपस, इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो आप अगर इसमें कॉलेज के डायरेक्टर होते तो आप क्या करते? तो ऐसा कोई एथिक्स का क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको सोचना है तो आप सोच सकते हैं। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आज आपको पता होगा आज गुड गवर्नेंस डे है, आज 25 दिसंबर है। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस डे भी होता है। बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका आज जन्म दिवस है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो उसी को गुड गवर्नेंस डे के उसमें मनाया जाता है। यहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 100 साल हो गए थे, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टैगोर के विजन को बताया कि टैगोर विजन कैसे एसेंस आत्मनिर्भर भारत मिशन का। ठीक है, तो फाउंडेड बाय टैगोर इन 1921 इन शांति निकेतन, विश्व भारती इज द कंट्रीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एड्रेसिंग अ फंक्शन टू मार्क द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें बोली थी। टैगोर ने इसे बेसिकली 1921 में शांति निकेतन में उन्होंने इसे फाउंड किया था। विश्व भारती कंट्री की ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया था 1951 में बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय जब वो गुजरात के टाइम में थे तो उन्होंने शुद्धता पाषाण का कुछ पोर्शन भी लिखा था। Today, as more and more people are getting good education, we now have to work on build a strong and wise nation, one that is self-reliant. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनके जो भाई हैं, उनसे रिलेटेड एक एनेक्डोट भी शेयर किया कि उनके भाई की जो वाइफ थी, जब उन्होंने देखा गुजरात में जो औरतें हैं वो अपना पल्लू राइट साइड में डालती हैं, तो जिससे उनको काम करने में दिक्कत होती थी, तो उनकी वाइफ ने बेसिकली ये ट्रेंड शुरू किया कि लेफ्ट में विमेन ड्रेप करें अपनी साड़ी, ताकि वो आराम से काम कर सकें। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा कि विमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन डू सम मोर रिसर्च ऑन दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे ये है एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी में खोला जा रहा है। तो बेसिकली एक सेकेंड, ये लोड नहीं हुआ है, हाँ अब हो गया लोड। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 351 किलोमीटर का खुर्जा भावपुर सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये खोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली इसे इनॉग्रेट करेंगे और ये यूपी में है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे स्टेट का फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन रेडी टू ओपन। तो उत्तराखंड स्टेट का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन रेडी टू ओपन है। तो अगर आप उत्तराखंड का कोई स्टेट पीसेस दे रहे हैं तो आप ये याद रख सकते हैं इसका नाम। तो इसका नाम ये है, दलनवाला पुलिस स्टेशन प्रमाइसेस इज रेडी फॉर ऑपरेशन। ताकि ये होता है ना, लोग बच्चे पुलिस से बहुत डरते हैं, तो वो डरे नहीं पुलिस स्टेशन में आने से। तो अवॉइडिंग एनी आर्म्ड पर्सनल इन खाकी वेयर स्क्रैची पुलिस reduce children coming to the Dalanwala police station in Dehradun will soon find a separate entrance lead room to the first floor, जहाँ पे एक रूम होगा जो डेजिग्नेटेड होगा, उसमें टॉयज होंगे, कॉमिक बुक्स होगी, वॉल पेंटिंग्स होगी पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर की, ताकि बच्चे पुलिस से डरे ना और ठीक है उनके लिए इजी एक्सेसिबल वो पुलिस हो। अब HC ने हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दी एक FIR जिसमें किसी ने ये ट्वीट कर दिया था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज में जंगल राज हो गया, लॉ और ऑर्डर बहुत ख़राब है। ठीक है, तो इसमें हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर राइट टू डिसेंट भी है एक राइट। ठीक है, मतलब वो इनबिल्ट है वो राइट। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसके खिलाफ कोई ऐसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चल सकता। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने FIR भी क्वॉश कर दिया। तो expressing dissent on the law and order situation in the state is a hallmark of a constitutional liberal democracy like ours, constitutionally protected under Article 19 of the Constitution। ठीक है, तो ये constitutionally protected Article 19 of the Constitution में। The right to comment on the affairs of the state is well within its constitutional right and visaged under Article 19 of the Constitution of India। तो सिर्फ dissent करना doesn't amount to criminality। The FIR was launched malafidely only with a view to cause the petitioner to stop expressing his dissent against the state government। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये वाला हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल मॉडल। तो बेसिकली अभी AICTE ने, जो कि एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, बेसिकली अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज को रेगुलेट करती है, उन्होंने बोला कि जो भी इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको जो भी 21 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रांसलेट किया जाए।
ठीक है। वही अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो ये सब का बहुत ही ट्रेंड भी आ गया है कि हाइप बन गई कि सारी चीज़ें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। तो बेसिकली 21 रीजनल लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करने की बात की गई थी। तो ऑथर ने बेसिकली यहाँ पे कुछ लूप होल बताया। ऑथर ने बोला यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहला, जो AICTE का एक नेशनल मॉडल करिकुलम है जिसके बेसिस पे रीजनल कंटेंट को, मतलब जिसके बेसिस पे क्या करेंगे रीजनल लैंग्वेजेस में वो चीज़ें ट्रांसलेट की जाएंगी। पर ऑथर ने बोला है जो मॉडल करिकुलम है, नेशनल मॉडल करिकुलम, उसमें रीजनल कंटेंट की कोई जगह ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इरिगेशन के कुछ नुआंसेस देखें जो कि बेसिकली महाराष्ट्र में, लेकिन नेशनल मॉडल करिकुलम में आपको वो नुआंसेस नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे एक डिस्कनेक्ट हो जाता है बिटवीन व्हाट इज़ टॉट एंड व्हाट इज़ प्रैक्टिस, मतलब क्या पढ़ाया जाता है और क्या ज़रूरत है। ठीक है, इसकी वजह से जब आपको पता होगा कि बच्चे ऐसे इंजीनियर बन के निकलते हैं तो उनके पास वो वाली स्किल्स नहीं होती जो कि ज़रूरत होती है मार्केट में। इसकी वजह से ही एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस हो रही है इंडियन इकोनॉमी में। तो स्कीम कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दिस लैकुना इफ इट वर टू रिलैक्स द एडहेरेंस टू द मॉडल करिकुलम। तो ऑथर ने बोला ये स्कीम अच्छी हो सकती थी अगर ये ना बोला जाता कि आपको मॉडल करिकुलम में अडहेयर करना, मतलब बेसिकली आपको रीजनल कंटेंट भी ऐड करने की बात की जाती तो ये ज़्यादा अच्छा होता। दैट वुड अलाउ द इंक्लूजन ऑफ रीजनल कंटेंट एंड दैट टू इन द लोकल लैंग्वेज। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, दिस वुड अचीव अ क्लोजर कनेक्शन विद द प्रैक्टिस ऑफ इंजीनियरिंग। दूसरी बात यह है जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट्स के, उनके बारे में कोई बात ही नहीं की जा रही। मतलब ये सिर्फ सारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, इसमें स्टेट की कोई से ही नहीं होती है। तो दिस जेपर्डाइजेज द सक्सेस ऑफ द स्कीम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑथर ने बोला ग्रांट्स आर मेड टू इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स एंड समटाइम्स इंस्टीट्यूशंस। जो ग्रांट्स दी जाती है वो बेसिकली स्टेट्स को नहीं दी जाती, वो इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली दी जाती हैं। ठीक है, तो स्टेट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एजुकेशन टू इंडस्ट्रीज कांट कन्वे द प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट। तो स्टेट डिपार्टमेंट अपनी प्रायोरिटीज को कन्वे ही नहीं कर पाता। मतलब डायरेक्टली ग्रांट्स किसको दी जाती है, इंस्टीट्यूशंस को या तो फिर फैकल्टी मेंबर्स को। मोर ओवर मोस्ट ऑफ द ओपन एंडेड फंड्स आर अवेलेबल एट द सेंटर। ज़्यादातर फंड सेंटर के पास ही अवेलेबल होता है, वही डायरेक्टली फैकल्टी इंस्टीट्यूशंस को देता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, जो एनुअल फंड्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास 4000 करोड़ के, वहीं महाराष्ट्र के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना बजट है, सिर्फ 60 करोड़ रुपए। तो जो एजेंडा है फॉर हायर एजुकेशन और साइंस का वो सेंटर ने पूरे अपने हाथ में ले लिया है और स्टेट्स में उसकी लिटिल एंड नो से है। ठीक है, मोर ओवर मैनी ग्रांट्स गो टू द फैकल्टी मेंबर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि सीधे फैकल्टी मेंबर्स या तो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के पास डायरेक्टली चली जाती है। ठीक है, और जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डायरेक्टली ग्राउंड वर्क में तो एंगेज होते नहीं है, तो उनको पता ही नहीं होता कि रीजनल प्रॉब्लम्स क्या है। तो एज अ रिजल्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन मोस्ट स्टेट डिपार्टमेंट सच एज इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ स्टैग्नेंट है, मतलब इसमें कुछ भी इनोवेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो द पीपल इन द स्टेट्स व्हिच इज मोस्ट ऑफ अस कंटिन्यू टू सफर एंड येट वी कंटिन्यू विद दिस रिजीम। पर दूसरा रीज़न ये है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब ये डिसाइड किया गया था कि साइंस को एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाए। ठीक है, और उसे ये नहीं देखा गया कि दैट इट इज़ अ लिविंग प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी। इसकी वजह से डाइकॉटमी हो गई, एक सेंट्रलाइज स्टेट बन गया, साइंटिस्ट और प्रोफेसर एलिट इंस्टीट्यूशन पे काम कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड स्टेट्स की कोई से ही नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, तो दे कुड नॉट बी ट्रस्टेड विद द वेलफेयर ऑफ द ओन पीपल। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेट्स को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को उद्धार कर सकते हैं, लेट अलोन डिलीवर द बेनिफिट्स ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसी लॉजिक की वजह से हम देख रहे हैं बहुत सारे सेंट्रल प्रोग्राम्स चलते हैं और वो खुद ही बेनिफिशियरीज को रीच कर रहे हैं, मतलब स्टेट अपरेटस को बेसिकली बाईपास किया जा रहा है। ऐसा हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी देख सकते हैं, जहाँ पे स्टेट्स की कोई सही नहीं थी। ऑथर ने बोला हम ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज पे शक नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए। फॉर एग्जांपल मोस्ट डेवलपमेंटल इनोवेशंस जैसे कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील्स, वाटर मैनेजमेंट, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हैव कम फ्रॉम द स्टेट्स एंड दे हैव डन दिस थ्रू देयर ओन पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। मतलब उन्होंने आंगनवाड़ी में बहुत अच्छा काम किया, मिड डे मील्स में, वाटर मैनेजमेंट में, और वो भी अपने सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के उस पर। ठीक है, तो it is the elite central institutions and scientific agencies which has uniformly become the centers of mediocrity and decay। तो अभी क्या होता है, अभी सेंटर सीधे पैसे दे देती है एलीट सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को या फिर उनकी फैकल्टी को, उसकी वजह से क्या हो गया, वो मीडियोक्रिटी और डिके के सेंटर्स बन गए। ठीक है, वहाँ पर कोई इनोवेशन होती नहीं है और वो ग्राउंड लेवल से कनेक्ट ही नहीं होते। तो bolstering them is a moribund bureaucracy and a narrow intellectual class incapable of honest work। मतलब अगर हम सिर्फ उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे, उन्हें फंडिंग देते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमें क्या जरूरत है, हमें सेंट्रलाइजेशन से दूर हट के डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। मतलब हमें स्टेट ऑपरेटर्स को पैसे देने की जरूरत है, उनको फंडिंग देने की जरूरत है, फिर वो अपनी चीजें प्रायोरिटाइज करें कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो what has emerged is a regressive politics of centralization of good intentions and handouts for an ever increasing number of projected beneficiaries। The embedded hierarchy is sucking out the creativity of our youth and causing stress and disaffection। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड हो गया है सब कुछ, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी यूथ की क्रिएटिविटी सक आउट हो रही है,
साथ में उससे स्ट्रेस और डिसअफेक्शन हो रहा है। तो हमें ज़्यादा अकाउंटेबल और डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है वो सबसे पहले अपनी पावर्स को डिवॉल्व करे, और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंड है वो बेसिकली स्टेट्स को ट्रांसफर करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल ये था कि अभी क्या हुआ कि केरला के गवर्नर और गवर्नमेंट वापस से लॉगर हेड्स में है, मतलब उन दोनों में वापस से कन्फ्लिक्ट आ गया। कन्फ्लिक्ट है सेकंड मेजर कन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं कि बेसिकली केरला के गवर्नमेंट ने बोला चीफ मिनिस्टर ने कि आप सम्मन करो सेशन गवर्नर को, पर गवर्नर ने सेशन सम्मन करने से मना कर दिया। ठीक है, तो द करंट कन्फ्लिक्ट इज विद रिगार्ड्स टू द समनिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। द केरला गवर्नमेंट मेड अ रिकमेंडेशन गवर्नर को कि आप एक दिन का सेशन कर लो, हमें फार्मर्स प्रोटेस्ट को डिस्कस करना है। ठीक है, पर गवर्नर ने मना कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जब भी गवर्नमेंट बोलेगी गवर्नर को कि आपको कन्वीन करना है सेशन, तो गवर्नर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू कन्वीन अ सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड्स द डेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन। फिर वो अपना डिसीजन क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं गवर्नर को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड होता है टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बस यहाँ पे ऑन द मोस्ट मैटर्स, यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि जब भी गवर्नमेंट बोलेगी आपको सेशन वो कन्वीन करना, तो आपको करना पड़ेगा। तो द गवर्नर देन समन्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट फॉर अ सेशन। ठीक है, अगर गवर्नर ऐसा नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं कि कंट्री जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में जा रहा है। अगर हम लास्ट 28 ईयर्स में कंपेयर करें तो स्टेट असेंबली सिर्फ 30 दिन के लिए मिली है पूरे साल में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि 2 सेशंस के बीच में लगभग 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो मतलब दे आर बेसिकली मीटिंग फॉर द लिप सर्विस, मतलब बस कहने के लिए वो मिल रहे हैं कि 10 दिन इस सेशन में मिले, 10 दिन बजट सेशन में मिले, 10 दिन मानसून सेशन में, 10 दिन विंटर सेशन में। तो the trend across the country is that legislatures meet for longer budget session at the beginning of the year, फिर rest of the year fits and splits and pay lip service to the constitutional requirement। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, बस उसके लिए वो 10 दिन के लिए मिल लेती हैं। तो ऑथर ने बोला लेजिस्लेचर्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे आप डिबेट करते हो, आप वॉइस देते हो पब्लिक ओपिनियन को, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंस से क्या होता है, बेसिकली लेजिस्लेचर को बाईपास कर रहे हो। ठीक है, आप अकाउंटेबिलिटी से दूर भाग रहे हो। तो ऐसे कभी क्वेश्चन है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर में क्या सुधार हो सकते हैं, तो आप ये सारी कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, थैंक यू फॉर नथिंग। ये बेसिकली सरकास्टिक टोन में आर्टिकल लिखा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो लॉन्गर नीड टू ड्रेस फॉर द वर्क, आपको तैयार होने की जरूरत नहीं, आप घर पर बैठे बैठे काम कर सकते हो, आपको अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेविंग द पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला है कि 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि मानते हैं क्राउन ज्वेल्स ऑफ द इंडियन एकेडमिक सिस्टम। ठीक है, उनके पास इतना ज़्यादा लैंड, एक्सटेंसिव फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, उनकी फैकल्टी के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सब कुछ है। ठीक है, इनको विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटीज़ भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं रिसेंट ईयर्स 6 वाइस चांसलर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन सैक्ड। ठीक है, 6 वाइस चांसलर्स को निकाला जाता है, कोई इनोवेशन है नहीं वहाँ पे। द लोकस ऑफ इनोवेशन है स्विच टू न्यू एंड इनोवेटिव प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब जो इनोवेशन है उसका लोकस कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, न्यू और इनोवेटिव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, हाउएवर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उतना कर ही नहीं सकती जितना कि एक ट्रू बेस्ड विश्वविद्यालय कर सकता है, जो सेंटर फंडिंग करती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास फुल रेंज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ होती है, सोशल और नेचुरल साइंसेज होती है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन होती है, मतलब उनके पास क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को अच्छा बनाना। तो वो कैसे बनाया जाएगा, ऑथर ने उसमें कुछ सोल्यूशंस दिए। लेकिन बेसिकली ये बोला जाता है कि अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, ये है वो है, इसकी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी सही से फंक्शन नहीं कर पाती। पर ऑथर ने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पे दिक्कत है क्राइसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी की, यहाँ पे उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी नहीं जाती है। जो 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली विजिटर कौन होता है, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिकमेंड करती है एक एमिनेंट सिटीजन को एज द चांसलर। ठीक है, जिसका रोल मेनली सेरेमोनियल होता है। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री एक सर्च कमेटी बनाती है जो कि बेसिकली 3 कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करती है, उसमें से गवर्नमेंट एक को वाइस चांसलर बना देती है। ठीक है, अब वाइस चांसलर, उसके बाद एक होती है गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में बेसिकली नॉमिनीज होते हैं फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं, कुछ फैकल्टी की तरफ से, कुछ पुराने एल्यूमिनाइज और सिटीजन्स। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का वर्क क्या होता है कि मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम कर रही है, वीसी उसको वो करता है। तो द यूनिवर्सिटीज वर्क इज कैरिड आउट बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर बाय द वाइस चांसलर। तो ये जो गवर्निंग काउंसिल है उसके साथ में एक वाइस चांसलर होता है, मेनली आप कैबिनेट और प्रेसिडेंट से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का कैबिनेट हो गया। ठीक है, पर ये जो कैबिनेट है एक्चुअली बहुत बड़ा है। अ सेपरेट फाइनेंस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अब
मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, जो जीसी है हैज़ नो से इन द सिलेक्शन ऑफ द वीसी, ठीक है। वाइस चांसलर को सिलेक्ट करो, उसमें गवर्निंग काउंसिल से कुछ नहीं पूरा पूछा जाता है। बेसिकली गवर्निंग काउंसिल कभी मिलती ही नहीं है। कोई भी काम करना होता है तो ये मान लो कि वो वाइस चांसलर अपने विम्स एंड फैंसीज पर करता रहता है। तो इफ एनी वर्क गेट्स डन इन दिस मीटिंग इट इज़ अ मिरेकल सिंस द जीसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गवर्निंग काउंसिल उसमें लगभग 475 मेंबर्स है, ठीक है। वो खुद का वर्ड रिकॉर्ड है, इतने ज़्यादा मेंबर्स, जब इतने ज़्यादा वर्ड मेंबर्स होंगे तो आप एफिशिएंटली मिल ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट थ्रू आउट द ईयर देर इज मिनिमल डायरेक्शन ऑफ मॉनिटरिंग फ्रॉम द जीसी, जो गवर्निंग काउंसिल है वो कोई मॉनिटरिंग नहीं करती। तो अगर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती तो सिर्फ एक ही इंसान सारा काम करता है, तो इससे क्या होता है, वो अपने विम्स और फैंसीज पे काम करने लगता है। अभी कॉन्ट्रास्ट में देखें तो IIM बेल आए, उसने बोला कि हमारी गवर्निंग काउंसिल में सिर्फ 19 मेंबर्स रहेंगे, तो अगर कम मेंबर्स रहेंगे तो वो अच्छे से सोच विचार कर सकते हैं चीज़ों पे, और क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करवा सकते हैं बाय द वाइस चांसलर। तो दे आर एक्सपेक्टेड टू बी एमिनेंट सिटीजन विद ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन एंड एन एम्फेसिस ऑफ एल्यूमिनाई। ऑथर ने बेसिकली ये भी बोला है कि गवर्निंग काउंसिल में आप उनको ऑटोनॉमी दो और फुल अकाउंटेबिलिटी मांगो, साथ ही साथ उसमें ज़्यादातर एल्यूमिनाई रखो, ठीक है, जो उसी कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं। टुडे अब ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हार्वर्ड का, ठीक है। 150 साल पहले वो भी एक सरकारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन उसके गवर्नेंस को रिफॉर्म किया गया। कैसे? उसके पहले सबसे पहले बोर्ड में बहुत ही सक्सेसफुल एल्यूमिनाई रखे गए, ठीक है। दे ब्रॉट डायनेमिज्म ओवरसाइट एंड रिसोर्सेज, ठीक है। आज हम जानते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, ठीक है। तो द गवर्निंग काउंसिल्स ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs एंड ऑल अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, उनको भी रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें भी जो उनके मोस्ट एमिनेंट एल्यूमिनाई है उन इंस्टीट्यूशंस के, उनको बोर्ड पर लाओ, ठीक है। The dynamism and exposure that these alumni will bring to the table will promptly lead to world class innovations। तो ऑथर ने यहाँ पे रहीम को कोट किया है। बेसिकली ये आप इनका दोहा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप इसको भी कहीं अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं। तो ऑथर ने बोला कि अगर आप एक बिग थिंग अकम्प्लिश करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें अकम्प्लिश करने की कोशिश करो। तो इफ़ यू अकम्प्लिश वन बिग थिंग एवरीथिंग गेट्स अकम्प्लिश, बट इफ यू ट्राई एंड फिक्स एवरीथिंग एट वंस देन नथिंग गेट्स फिक्स, ठीक है। जैसे प्लांट में अगर आप सिर्फ रूट्स को वाटर दो तो पूरा प्लांट प्रॉस्पर होगा, ठीक है, फ्लावर्स भी आएंगे, फ्रूट्स भी आएंगे। तो टू अलाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, द IITs एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, आप उनको ट्रूली ब्लॉसम करवाना चाहते हो तो बेसिकली आपको वहाँ पे गवर्नेंस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो ऑथर ने इस आर्टिकल में क्या कहा है कि गवर्निंग काउंसिल होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए और वो वाइस चांसलर पे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करा सकती है बाय द वाइस चांसलर, और साथ ही साथ उसमें एल्यूमिनाई को रखना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे वोडाफोन ने बेसिकली बोला है कि वो क्या करेंगे, द डिसीजन, वो बेसिकली डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं। तो द डिसीजन टू फाइल द अपील इन अ कोर्ट इन सिंगापुर वाज टेकन आफ्टर टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स मेट विद ऑफिशियल्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली ये सोचा है कि अब हम इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे, क्योंकि वोडाफोन केस में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ के बेसिकली हम हार गए थे, इंडिया हार गया था, तो बेसिकली वो उसको वापस से चैलेंज करेंगे। अब चाइना ने एंटी ट्रस्ट प्रोब लॉन्च की है टू अलीबाबा ओवर मोनोपली, की अलीबाबा अपनी एक मोनोपली मेंटेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था ना, गूगल भी कैसे अपनी मोनोपली मेंटेन कर रहा है, US फेडरल एजेंसीज कैसा कहना है। तो अब वही चीज़ है कि अगर मोनोपली टॉलरेट की गई तो कंपनी को अगर अलाउ किया गया कि वो एक्सपेंड करे इन डिसऑर्डरली एंड बारबेरियन मैनर, तो इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाएगी इन हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे, ठीक है। तो सबको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, कॉम्पिटिशन होना चाहिए। UK EU एग्री ब्रेक्जिट ट्रेड डील, तो UK और EU ने एग्री कर लिया है कि वो ब्रेक्जिट के बाद एक ट्रेड डील साइन करेंगे यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच में। तो अभी इनके बीच में कुछ ऐसे ट्रेड डील के कुछ टर्म्स तो नहीं बताए गए हैं, बस यही बताया गया फिशिंग वाटर्स का एक कंसर्न था कि ब्रिटेन के फिशिंग वाटर्स में यूरोपियन यूनियन को एक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बट टू गेट दैट जॉनसन हैड टू मेक सिग्निफिकेंट कंसेंसस। तो अब जो बोरिस जॉनसन है उनको कुछ कंसेंसस देने पड़ेंगे, स्पेशली ऑन रूल्स दैट कवर स्टेट एड टू बिजनेसेस एंड राइट टू फिश इन ब्रिटिश वाटर्स, ठीक है। अब ब्रिटेन अपने बिजनेसेस को एड दे सकता है, नहीं दे सकता है, और फिश इन ब्रिटिश वाटर, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video then please like, share and subscribe.